हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोपाल नगर नामक एक गांव में नत्थू कहकर एक सेठ रहता है, जिसकी जमीन पर किसान आकर खेती करते हैं। नत्थू अपनी बूढ़ी माँ कांता और छोटे भाई अशोक के साथ रहता है। जहाँ एक तरफ नत्थू स्वभाव से एकदम ही कंजूस और लालची होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अशोक बहुत दिलदार और दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक दिन सेठ जी, आपने पिछले महीने भी हमारी तनख्वाह काटी थी। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हमें हमारे पूरे पैसे दे दीजिए। हाँ सेठ जी, हम मेहनत तो पूरी करते हैं, वो भी एकदम जी जान से, और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलता है। काहे के अच्छे फल रे हैं? तुम लोग जितनी मेहनत करते हो उसका कोई फल नहीं मिलता हमको, समझे? ना कोई धान्य बिकता है, ना कोई सब्जी। धंधा आजकल मंदा ही चल रहा है, और वो सब तुम लोगों के कारण। ठीक से किसानी नहीं करोगे तो यही होगा ना। और फिर तनख्वाह काटने के बाद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब। लेकिन सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए। नत्थू उन गरीब किसानों को वहाँ से भगा देता है। तभी शिव मंदिर से पूजा करके आया हुआ उसका भाई अशोक ये सब देख नत्थू से कहता है, क्या हुआ नत्थू भैया, आपने इन लोगों को पैसे क्यों नहीं दिए और इनसे झूठ क्यों कहा कि आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जबकि आपका धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओए अशोक के बच्चे, तू अपने काम से काम रख। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला। लेकिन नत्थू भैया, ये तो सरासर गलत है ना। आप अपनी जेब तो भर रहे हो, लेकिन उन बेचारे गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपसे ज्यादा पैसों की जरूरत तो उन लोगों को है। अरे चुप हो जा और अपने काम से काम रख, वरना एक लप्पड़ लगा कर दूंगा। हाँ? अशोक शांत हो जाता है। अशोक गांव की एक मिल में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गरीबों की मदद करने में लुटा देता है। वो उन किसानों के पास जाकर उन्हें राशन और कुछ पैसे भी देता है। ये लीजिए चंद्रेश काका, ये लीजिए बिरजू भैया। नत्थू भैया जो आप लोगों के साथ करते हैं, उसके लिए मैं उनकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जब भी आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेझिझक होकर मुझे बताइएगा। अरे धन्यवाद अशोक बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। एक भाई इतना कंजूस और एक इतना दयावान। शिव जी तुम्हारा कल्याण करें अशोक। अशोक एक बहुत बड़ा शिव भक्त होता है। वो भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना करता है। हर सोमवार को व्रत रखता है और शिवलिंग पर दूध अभिषेक करके भोलेनाथ से सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता है। हे शिव शंभु, मेरे नत्थू भैया को सद्बुद्धि दीजिए, उनके कंजूस और लालची व्यवहार को सुधारिए। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अशोक जब घर आता है तब वो देखता है कि खेत में नत्थू दो किसानों को खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें काम करने दीजिए। बहुत पैसा पैसा करते रहते हो ना। कह रहा हूँ कि मुझे पैसे मिल जाने पर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। जाओ अब ढूंढो कहीं और काम। अरे नहीं सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरी बेटी की शादी है 2 महीने में, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। अब जाओ। अब मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे दूंगा और ना ही काम पर रखूंगा। भूल जाओ सब कुछ अभी। वो दोनों किसान उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ कांता से कहता है, माँ ये सब क्या है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है नत्थू भैया से? क्या करूँ बेटा, उसे समझा समझा कर थक गई हूँ मैं, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। इतना लालच करेगा तो बहुत पछताएगा बाद में। नत्थू उन दोनों की बात सुन लेता है और वो उनके पास आकर कहता है, मैं कुछ पछताने वछताने वाला नहीं हूँ, और हाँ, आप दोनों को भी मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या सही करता हूँ और क्या गलत करता हूँ। नत्थू आंखें दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अशोक को अपने बड़े भाई का ये बर्ताव देख अच्छा नहीं लगता है। वो इसीलिए रात में उससे फिर से झगड़ा करता है। बस अब बहुत हुआ आपका भैया। मैं आपके सारे किसानों से कह देने वाला हूँ कि आपके खेत में काम को छोड़कर चले जाएं। मैं उन सबको किसी और ईमानदार सेठ के यहाँ काम पे लगवा दूंगा और उन्हें उनके बचे हुए पैसे भी दे दूंगा।
अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है नत्थू बेटा। तुम्हारे यहाँ काम करने से तो सभी किसान बेचारे नुकसान में ही जा रहे हैं। तुम्हें तो बस खुद की ही पड़ी है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे सारे किसान मेरे ही खेत में आने चाहिए। अगर तुमने उनसे जाकर कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें माँ की सौ। लेकिन नत्थू भैया, अब अशोक पूरी तरह फंस जाता है क्योंकि नत्थू ने उसे माँ की 100 जो दी थी। एक दिन जब नत्थू जंगल के रास्ते से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ डाकू घेर लेते हैं। अरे वाह, ये तो एक सेठ है। इसके पास तो ढेर सारे पैसे होंगे। आज तो हमारे मजे हैं। ओए चलो, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरी खैर नहीं है आज। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे झूठे मक्कार, ये गले में सोने की चेन, बटुए में इतने सारे पैसे, ये सब किसी जादू से आए हैं क्या फिर? डाकू नत्थू का सोना और पैसा उससे छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर नत्थू की खेत में काम करने वाले किसान वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो उन डाकुओं को नत्थू को मारते हुए देख लेते हैं और तभी वो दोनों किसान वहाँ पड़े बैम्बू को उठाकर उन डाकुओं को मारने लगते हैं। नहीं, ये लो। किसान डाकू को मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं और किसानों को देख नत्थू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ इतना अन्याय किया। तुम सबको पैसे कम दिए और तुम लोगों ने मुसीबत में मेरी जान बचाई। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सेठ जी, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ सेठ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें काम से मत निकालना कभी भी। इतना कहते हुए वो दोनों किसान वहाँ से चले जाते हैं। गरीब कितने ईमानदार और दयावान होते हैं। लालच और कंजूसी करते करते मैंने कभी मेरे किसानों की भावनाओं को नहीं समझा। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई, जिनकी जान को मैं रोज जलाता हूँ। उनसे मुफ्त में ज्यादा काम करवा कर, जानबूझकर उनकी तनख्वाह में से पैसे काटकर, उन्हें देर से तनख्वाह देकर और उन्हें बुरा भला कहकर। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सबसे अच्छे से पेश आऊंगा और कंजूसी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि सच में दूसरों की मदद करने से ज्यादा अच्छा पुण्य और किसी काम में नहीं है। तभी वहाँ पर नत्थू भगवान शंकर का मंदिर देखता है और उसमें जाकर उनकी पूजा करता है। तभी उसे शिव जी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ये देख मैं बहुत खुश हूँ नत्थू। बस यूं ही तुम अपने अपनों को और बाकी जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहा करो। आयुष्मान भव। अरे धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन के बाद से नत्थू ने फिर कभी कंजूसी नहीं की और वो सबके साथ अच्छे से ईमानदारी से पेश आने लगा। सरोज और राजनाथ के 4 बेटे होते हैं, जिनके नाम ओमकार, कार्तिक, मोहन और विवेक होते हैं। चारों में सबसे बड़े ओमकार और कार्तिक होते हैं, जिनकी शादियां हुई होती हैं। ओमकार की शादी ऋतु से हुई होती है और कार्तिक की शादी आरोही से। आरोही और ऋतु दोनों अमीर घर की बेटियां होती हैं और दोनों बहनें अब एक ही घर की बहू बनकर आई होती हैं। सरोज की अब यही चिंता होती है कि उसके बड़े बेटे ओमकार और कार्तिक की तरह छोटे बेटे मोहन और विवेक की भी शादियां अमीर घराने की बहुओं से ही हो। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है जब वो दोनों गरीब घर की लड़कियों से शादी करते हैं। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का, निर्लज नलायको। तुम्हें कुल मिलाकर ये गरीब लड़कियां ही मिली थी क्या? इन दोनों बहनों ने जरूर तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया होगा। मॉम, आप प्लीज ये फालतू की बातें मत कीजिए। मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ माँ। और मैं भी दिशा से बहुत प्यार करता हूँ। दिशा और मधु दोनों के दोनों पैसों से तो गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर है माँ। इनके मन में सबके लिए बहुत इज्जत और प्यार है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इन दोनों गरीब घर की लड़कियों को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानूंगी। मेरी बहुएं सिर्फ आरोही और ऋतु है, समझ गए तुम दोनों? सरोज, क्यों बेवजह ऐसी बातें कर रही हो? अब जब मोहन और विवेक ने इन दोनों से प्यार किया है तो उसमें क्या खराबी है? हमारे लिए हमारे बेटों की खुशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है या अपनी खुशियां? बताओ बताओ सरोज।
सरोज मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन राजनाथ अपनी दोनों गरीब बहुओं का गृह प्रवेश कराता है और उन दोनों की आरती उतार कर वो उन्हें घर में लाता है। धन्यवाद पापा जी, हम दोनों गरीब बहनों को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए। हाँ पापा जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। जीती रहो बहुओं। सरोज थोड़ी सी टेढ़ी है, उसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन तुम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और उसका दिल जीत कर ही रहना। माँ जी भले ही हमें कितना भी बुरा भला बोले, हम उनसे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हाँ पापा जी, हमें माँ जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। दिशा और मधु की समझदारी देखकर राजनाथ को बहुत खुशी होती है। वहीं सरोज बहुत दुखी मनाती है और तभी उसकी दोनों अमीर बहुएं आरोही और ऋतु उसके पास जाती हैं और कहती हैं, ओफो माँ जी, आप निराश क्यों हो रही हो? जो हुआ अच्छा ही हुआ है। अरे कलमुहियो, क्या अच्छा हुआ है, बताओ जरा, बात करती हो। माँ जी, मैं और आरोही जानते हैं कि आपकी नई बहुएं गरीब हैं, लेकिन यही तो सबसे बेस्ट बात है कि वो दोनों गरीब हैं। अरे तुम दोनों की दोनों ने क्या पी रखी है? ये क्या उटपटांग जैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? ऊट पटांग जैसी बातें नहीं कर रहे हैं हम माँ जी, एकदम सही बातें कर रहे हैं। आप अपनी नई बहुओं को बहू समझिए ही मत, उन्हें आप नौकरानी समझिए। हाँ, अब हम तीनों उससे इतना काम करवाएंगे कि वो दोनों इस घर को छोड़कर ही भाग जाएंगी और फिर हम दोनों देवरों के लिए नई नई अमीर बीवियां लाएंगे, यानी आरोही और मेरी दो अमीर देवरानियां। कैसा लगा आइडिया? है ना एकदम ढिंचैक? वाह वाह वाह, आइडिया तो बहुत ही सॉलिड है बहुओं, मान गई मैं तुम दोनों को भी। अब दोनों क्रूर अमीर बहुएं और सास सरोज मिलकर बेचारी दोनों गरीब बहुओं पर खूब अत्याचार करने लगती हैं। चलो चलो, जल्दी से सबके कमरे साफ कर लो, उसके बाद तुम दोनों गरीब बहुओं को हम तीनों के सर की मालिश भी तो करनी है। और हाँ, आज रात को हम तीनों के पसंद की मीठी डिशेस बनाओगी तुम, ठीक है? लेकिन माँ जी, मैंने और मधु ने पहले ही इतना सारा खाना बनाया है और हम दोनों बहुत थक भी गए हैं। थक गए हो तो क्या, मुझे कुछ नहीं पता। और नहीं तो क्या, है गरीब लेकिन नखरे और तेवर तो देखो इनके। ब्लडी फूल। कौन सा फूल? फूल नहीं माँ जी, मैं तो इन दोनों गरीब देवरानियों को अंग्रेजी में बेवकूफ कह रही हूँ। अच्छा अच्छा। सरोज, आरोही और ऋतु तीनों मधु और दिशा पर जरा सा भी रहम नहीं करते और उनसे ढेर सारा काम करवाते हैं और अपने सर की मालिश भी करवाते हैं। रात को जब दोनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं तभी, माँ जी, जेठानी जी, अब हम दोनों सोने जाएं। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैंने और राजनाथ जी ने तय किया है कि हम घर में कल सुबह हवन रखेंगे। उसमें बहुत से लोग आएंगे और खास करके पंडित जी भी आएंगे, और हम हवन के बाद आश्रम में भी खाना भिजवाना चाहते हैं। इसीलिए अब तुम दोनों बहुएं रात भर जागकर आश्रम के 100-150 लोगों का और साथ ही कल हवन में आए लोगों का खाना बनाओगी। हलवा, पूरी, सब्जी ही नहीं, बहुत कुछ बनाना है तुमको। और ये रही वो लंबी लिस्ट। क्या क्या बनाना है वो सब इसमें लिख दिया है। लेकिन माँ जी, मधु और मुझ में जरा सी भी अब ताकत नहीं बची है। जेठानी जी, आप दोनों भी मेरी और मदद कर देती तो। ना बाबा ना, हरगिज नहीं, हम दोनों के लिए हमारी ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है। चलो ऋतु, हमारे नाइट स्किन रूटीन का टाइम हो गया है। आरोही और ऋतु दोनों वहां से चली जाती हैं और बेचारी मधु और दिशा रात भर जागती हैं और अगली सुबह के हवन का खाना बनाती हैं। सुबह तक काम कर करके उन्हें हवन के बीच ही चक्कर आ जाते हैं और तभी डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और उन्हें 1 मिनट का भी आराम नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, अब बस ये दवाइयां दे दीजिए इन्हें। कुछ दिनों तक दिशा और मधु दोनों की तबीयत बहुत खराब रहती है। उसके बावजूद भी वो दोनों निरंतर काम कर रही होती हैं और थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करती हैं।
एक दिन सरोज अचानक से सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे चोट लगती है। डॉक्टर उसे 1 महीने का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। तभी आरोही बहू, अरे ऋतु बहू, तुम दोनों अब यहीं रुको। वो दोनों तो घर के सारे काम करेंगे, लेकिन तुम दोनों यहीं रुको मेरी सेवा करने के लिए। मैं तो अब बाथरूम भी नहीं जा सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे पास रुकना ही पड़ेगा। माँ जी, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? हम दोनों आपके बाथरूम साफ करेंगे, अब यही रह गया है क्या? और नहीं तो क्या। चलो चलो आरोही, हम ना रहने वाले इस घर में। आप अपनी दोनों गरीब बहुओं से ही करवाओ अपनी सेवा। लेकिन बहुओं, अरे बहुओं रुको तो। सरोज को बेड पर ही बाथरूम कराने कहा गया था और ऐसे में वो बेचारी बेड से उतर भी नहीं पाती। तभी उसकी सेवा के लिए अंत में उसकी दोनों गरीब बहुएं मधु और दिशा ही आती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों आ गए हैं ना, हम दोनों आपकी पूरी देखरेख करेंगे। चलिए पहले आप टॉयलेट कर लीजिए और फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाती हूँ और फिर हम दोनों आपको गर्मा गर्म पोहे खिलाएंगे, भोपाली स्टाइल वाले पोहे। मधु और दिशा के इस साफ मन और इतने प्रेम को देखकर सरोज की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं तुम दोनों को हमेशा बुरा भला कहा और तुम दोनों संग बुरा ही किया, लेकिन देखो तो किस्मत का खेल, आज तुम दोनों ही मेरी सेवा के लिए चली आई और जिनसे आस थी वो दोनों तो भाग गई। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप हमारी सास नहीं माँ समान ही हो। और अब से तुम दोनों भी मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।